सुप्रभात मित्रों, मैं कैलाश भामरे आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने, जो हमारे आरोह में तीसरी कविता के रूप में संकलित है। कविता के बहाने इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। चक्रव्यूह, परिवंश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, ये उनका प्रबंधात्मक काव्य है। आकारों के आसपास, आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार, ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि पुरस्कारों से आपको सम्मानित भी किया गया है। कविता के बहाने कविता के संदर्भ में बात करते हुए उस कविता में विषय वस्तु क्या है उसको जान लेना आवश्यक है। यहाँ पर दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, दूसरी है बात सीधी थी। बात सीधी थी पर इस कविता पर हम कल बात करेंगे। आज का विषय है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। वजूद यानी अस्तित्व। कविता के अस्तित्व के बारे में आजकल बार बार शंका उठाई जाती है कि क्या कविता आज भी सार्थक है, क्या कविता आज भी दिशा दे सकती है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर इस कविता के माध्यम से कवि प्रस्तुत करते हैं। कविता समाज को हमेशा से दिशा देते आई है और आगे भी देती रहेगी, लेकिन कई बार जो ये आशंका उठाई जाती है, उस आशंका के उत्तर के रूप में एक तरह से ये कविता है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसका परिणाम भी निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, और बच्चों का खेल जो है एक तरह से कविता भी शब्दों का खेल है। और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण मात्र है, साधन मात्र है। इसलिए जहाँ भी रचनात्मकता है, जहाँ से भी सृजनात्मक ऊर्जा है, सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। और चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की सीमा हो, वो निश्चित ही टूट जाते हैं। तो जहाँ भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या समय की सीमा हो। कविता और सृजनात्मक ऊर्जा जो है देश काल की सीमाओं से परे दिशा देने का कार्य करती है, और वो हमेशा करती रहेगी। पहला पद्यांश देखिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि का कहना है कि कविता और चिड़िया, इन दोनों की तुलना करते हुए कहते हैं कि कविता भी एक उड़ान है जो कल्पना के सहारे, कल्पना के पंख लगाकर, कविता के पंख से तात्पर्य है कविता कल्पना के पंख लगाकर उड़ान भरती है। जिस तरह असीम आकाश में चिड़िया उड़ान भरती है, उसी तरह कविता भी जो है विचारों के क्षितिज पर कल्पना के पंख लगाकर उड़ान भरती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, निश्चित मर्यादा के बाहर वो उड़ नहीं सकती। उसके पंखों की ताकत जब रह जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसकी उड़ान रुक जाती है। लेकिन कविता के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। कविता अपने कल्पना के पंख लगा के उड़ान सदैव भरती रहती है, और विस्तारित आकाश में, इस असीम आकाश में असीम रूप से उड़ती रहती है, जबकि चिड़िया की उड़ान जो है ससीम है। चिड़िया की उड़ान की एक मर्यादा है, एक सीमा है, एक हद है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती। लेकिन कविता देश काल सीमाओं की, इस घर उस घर, यानी इस घर यानी यहाँ की स्थितियाँ, वहाँ की स्थितियाँ, देश और काल, वर्तमान, भविष्य, भूत, इन सब की सीमाओं को तोड़ते हुए बाहर अंदर से एक झकझोर देने का कार्य, उसकी क्षमता, इतनी क्षमता जो है कविता में होती है। आगे बढ़ते हैं।
कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि का कहना है कि कविता और फूल इन दोनों में समानता है। जिस प्रकार फूल खिलता है, कली से फूल बनने की जो विकसित होने की प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार विचार जब खिलते हैं, विचार जब विकसित होने लगते हैं, कल्पना के सहारे जब वो एक नया रूप लेने लगते हैं, तो वो भी एक तरह से खिलना है। कविता फूलों की तरह एक तरह से खिलती हैं, लेकिन कवि का कहना है कि फूल की भी एक मर्यादा है। जैसे वो खिलता है, उसका मुरझाना निश्चित है, और ऐसे इस मुरझाने की परिणति जिस फूल की है, लेकिन कविता के संदर्भ में ऐसी बात नहीं है। कविता सदैव महकती रहती है, खुशबू से अपने सभी को सम्मोहित करती रहती हैं, लेकिन फूल निश्चित ही खिलने के बाद मुरझाना उसकी नियति होती है। वो निश्चित एक सीमा के बाद उसकी सुगंध, उसका रंग रूप सब कुछ नदारद हो जाता है, छूट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कविता का रंग, कविता की उड़ान, कविता का महकना, कविता का सभी को अपने सुगंध से सम्मोहित करना कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि आज से न जाने 100, 200, 400, 500 वर्ष पहले जो कविताएं लिखी गई है, संतों की जो अभंगवाणियाँ हैं, संतों के जो वचन हैं, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हैं, जो आज भी समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। आजकल रामायण धारावाहिक चल रहा है, यही कारण है कि आज भी रामायण जो है समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक सर्जना उसमें है। काव्य की क्षमता यही होती है कि सदैव वो समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। विचार जो है, कविता में जो विचार होते, काव्य में जो विचार होते, साहित्य के जो विचार होते हैं, वो नश्वर होते हैं, वो कभी मिटते नहीं हैं, शाश्वत होते हैं। और ऐसे इन शाश्वत मूल्यों की बात यहाँ पर कवि करते हैं कि बिना मुरझाए कविता का महकना, अर्थात काल, समय और भविष्य की, वर्तमान की, इतिहास की सभी बंधनों को, भाषाओं के बंधनों को लांघ कर दूर दूर तक मानवीय सभ्यता को दिशा देने का कार्य हमेशा से कविता करती आई है। इसलिए कविता कभी मिट नहीं सकती, और इसलिए कविता के अस्तित्व पर प्रश्न जो किया जाता है वो निश्चित ही बेबुनियाद है। अंत में कवि कविता की तुलना एक बच्चे से करते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर बच्चे के सपने जो हैं ये असीम है। बच्चों की सपनों की कोई सीमा नहीं है। बच्चों में जिस तरह से सर्जनात्मक ऊर्जा होती है, रचनात्मक ऊर्जा होती है, ठीक उसी तरह कविता भी है। कवि का कहना है कि कविता पहले दो पंक्तियों में, पहले दो पद्यांश में जहाँ फूल और चिड़िया की बात कवि करते हैं, वहाँ चिड़िया और फूलों की उड़ान में सीमा है, इसलिए कविता उनसे बढ़कर बात है, या कविता उनसे बढ़कर वस्तु है। लेकिन तीसरे इस पद्यांश में कविता और बच्चों की जब तुलना करते हैं कवि, तो कवि बच्चों को सर्वश्रेष्ठ ठहराते हैं। उनका कहना है कि बच्चे ये घर वो घर, सब घर एक कर देते हैं। सब घर एक कर देने से तात्पर्य क्या है कि बच्चे जिस तरह से निश्चल होते, निष्कपट होते, उनमें जो भाव होते बड़े कोमल होते हैं, उनमें समाज की दुनियादारी के जात, पंथ, धर्म, संप्रदाय, भाषा के जो बंधन, जो दीवारें हैं, वो नहीं होती है। उन सभी दीवारें होती ही नहीं है, तोड़ने का प्रश्न नहीं है, और इसलिए वो सब कुछ एक कर देते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव उनमें नहीं होता, और यही भाव कविता में भी होता है। साहित्य भी किसी धर्म, पंथ, जाति, भाव, भाषा और प्रांत का मोहताज नहीं होता। वो हर तरह से, हर समय समाज को दिशा देने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जो है सभी सीमाओं को लांघ कर सब कुछ एक कर देते हैं। एक निरीह कोमल एक सपना उनका होता है, और उनके सपनों की कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं, यही बच्चे बड़े होंगे, और इन्हीं बच्चों के ये सपने फिर एक बार कविता का संसार जो है रचेंगे। कविता फिर एक बार इन्हीं बच्चों के माध्यम से जन्म लेती है, और इसीलिए कविता का जो विस्तार है, ये बच्चों के आगे निश्चित ही उसकी एक मर्यादा है। क्योंकि कविता यहाँ पर फूल और चिड़िया के संदर्भ में जो बात कवि करते हैं कि फूल और चिड़िया के समक्ष कविता आगे की बात है, लेकिन यहाँ पर बच्चे को आगे ले जाते हैं कवि, क्योंकि यही कविता आगे चलकर इस कविता की धरोहर
इसकी परंपरा इन्हीं बच्चों के माध्यम से आगे बढ़नी है और इसलिए कवि यहाँ पर बच्चों को श्रेष्ठ ठहराते हैं। बच्चों के सपने असीम होते हैं, उन सपनों के माध्यम से वो एक आदर्श समाज का सपना भी इसके माध्यम से देखते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई ये कविता, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटाएं जो है नज़र आती हैं, कहीं पर वर्णों की आवृत्ति हुई हैं। दूसरा, पूरी कविता में मानवीकरण है, कविता का मानवीकरण है, चिड़िया का मानवीकरण है, फूल का मानवीकरण है, मानवीकरण अलंकार की छटाएं यहाँ पर है और तुकांत शब्दों के कारण एक लयबद्धता इस कविता में बनी हुई है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इस कविता के प्रश्नोत्तर के साथ हम उपस्थित होंगे और समय बचे, समय शेष रहे तो अगली कविता जो है बात सीधी थी पर उसके लिए भी बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए आपको जो है इस कविता को समझना है और इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।